जय हिंद डिफेंस फ्रेंड्स। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 1 2009 एंड एनडीए 2 2009 के ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। और हम इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे कि इस एक क्वेश्चन के अगर आसपास से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हम उसको भी सॉल्व कर सके, है ना। उनको पूरा एक्सप्लेन है, डिटेल में हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा लाइट ईयर किसके बराबर होता है ना, 1 लाइट ईयर, जिसको हिंदी में प्रकाश वर्ष बोलते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन हिंदी में आ गया कि बट इसमें से लाइट ईयर के बराबर कौन सा है। पहले तो फैक्चुअल बात है, तो इसका आंसर है बी, है ना। कि जो 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर जो होता है वो 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि लाइट ईयर होता क्या एक्चुअली में, सो बेसिकली एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस को हम बात करते हैं। वो डिस्टेंस क्या होता है, लाइट ईयर होता है। बेसिकली कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक टाइम की यूनिट है, बट एक्चुअली में डिस्टेंस की यूनिट है। और जो कि काफी, क्योंकि इसकी जरूरत क्या थी, अगर बेसिकली हम किलोमीटर में माप सकते थे, बट अगर हम बात करें स्पेस बहुत बड़ा है ना। अगर हम बोलें कि यार हमारी सबसे क्लोजेस्ट जो हमारी गैलेक्सी है वो अगर हम बात करें कि वो किलोमीटर में कितनी है, तो इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन, है ना। अगर हम इसलिए हमें एक लार्ज यूनिट की जरूरत पड़ी थी, तो इसलिए हमने एक लार्ज यूनिट बनाई जो कि लाइट ईयर। इट मींस एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, ठीक है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से इन विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन हाईएस्ट। मतलब किस इसमें से कौन से स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन को कई बार कहते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, पहले तो एक होता है नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर में है। जैसे कि अगर हम बात करें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगर हम हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय परसेंटेज देखें कि एक स्टेट का हाईएस्ट परसेंटेज, है ना, बाई कितना सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में, तो है अरुणाचल प्रदेश में। सो सेम विद दिस क्वेश्चन, इसमें बोला है कि इन विच वन ऑफ फॉलोइंग द स्टेट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। एक स्टेट का कितना परसेंटेज है ना, शेड्यूल ट्राइब में आता है। सो इसमें सबसे हाईएस्ट पे आता है लक्षद्वीप, है ना, जिसका 94.8 और 94.6 है। देन उसके बाद आता है मिजोरम, देन मेघालय, है ना, फिर नागालैंड, है ना। ये इस टाइप से आते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में सबसे पहला आता है हमारा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इस टाइप से चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हाई बाय परसेंटेज की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगर बात करें बाय नंबर्स की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में आता है नंबर्स में आता है, तो इसका आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉन एज। सो बेसिकली हमारी ह्यूमिडिटी 3 टाइप की होती है। वेरिएबल ह्यूमिडिटी कोई भी ह्यूमिडिटी का कोई टाइप नहीं है। सो पहला तो डी ऑप्शन काट ही दो ना। उसके बाद आता है देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की मतलब एक, है ना, एक वॉल्यूम जो एयर है उसमें कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसके बाद इसका आंसर क्या है, सी है ना। अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो जैसे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, होती है 4%, है ना। कहीं भी अगर ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होनी हो तो वो 4% हो सकती है। अगर अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एक जगह पे 4%, है ना, मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, 4% हो सकती थी, उसके मुकाबले कितनी परसेंट हो गई है। जैसे कि अगर कहीं पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 4% मैक्सिमम हो सकती है, अगर कहीं पे 1% एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, तो वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 25%, है ना। 4% का 1% ही हुई है। तो दिस इज हाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिफाइन होती है, ठीक है। अब सेकंड आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बेसिकली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी लगभग सेम होती है ना। उसमें डिफरेंस क्या आता है, जहाँ पे यहाँ पे मास है ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम है यहाँ पे। वहां पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। बट बेसिकली जो क्वेश्चन में क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये एनडीए में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो किससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका फिर क्या कौन से इक्विपमेंट से इसका मेजरमेंट करते हैं, तो वो इक्विपमेंट होता है हमारा हाइग्रोमीटर। ओके, हाइग्रोमीटर। सो कई बार कंफ्यूज होता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर जो एक वाटर की डेंसिटी मापने के लिए होता है वो हाइड्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर फॉर ह्यूमिडिटी मापने के लिए, है ना, मेजरमेंट करने के लिए।
और इसके अलावा एक वेट एंड ड्राई मतलब थर्मोमीटर का भी यूज होता है, जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए बहुत के लिए यूज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ना, मतलब ये स्टेटमेंट है और बताओ कि ये वेजिटेशन कौन से फॉरेस्ट के लिए सही है। पहला है कि डिफरेंट प्लांट स्पीशीज ग्रो टुगेदर, की जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है वो ग्रो होती है, मतलब वैराइटीज ऑफ स्पीशीज होती है वो एक साथ ग्रो होती है बेसिकली ना। एंड सेकंड है कि लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द लोअर स्ट्रेटा फुल ऑफ अंडरग्रोथ। तो बेसिकली स्ट्रेटा क्या होता है, स्ट्रेटा था लेयर, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जो सरफेस होती है वहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती प्रॉपर, ठीक है। तो अगर देखें हम, अगर हम बात करें सबसे पहले वार्म, है ना, पहले सपोज अब एवरग्रीन की फॉरेस्ट की बात करें, इक्वेटोरियल मॉइस्ट एवरग्रीन की बात करें, तो लाइट कब नीचे तक नहीं पहुंचेगी पूरी, वो तभी नहीं पहुंचेगी अगर वो पूरा डेंस फॉरेस्ट है ना। क्योंकि अगर अगर पूरा डेंस फॉरेस्ट होगा, वहां पे नीचे झाड़ भी उग रखे होंगे, तब जाके वहां पे नीचे लाइट नहीं पहुंच पाएगी। अगर अगर हमारा जो पेड़ है उसके बीच में डिस्टेंस, या अगर हमारा 10-10 फीट 15-15 फीट के बीच का डिस्टेंस आता है, तो उसके बीच में फिर क्या होगा, बहुत सारी जगह होगी, बहुत सारी जगह होगी, तो वहां पे लाइट पहुंच ही जाएगी। तो बेसिकली इसी लाइन से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ट्रॉपिकल डेसिडियस नहीं होगा, क्योंकि डेसिडियस क्या होता है, जहाँ पे पत्ते सूख जाते हैं साल में एक बार कम से कम, क्या होता है, सारे पत्ते सूख जाते हैं, वो ट्रॉपिकल डेसिडियस में आते हैं। मेडिटेरेनियन क्या होता है, मेडिटेरेनियन जहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है बेसिकली, जैसे इसमें ट्रीज आते हैं, ओक वगैरह ट्रीज आते हैं, ठीक है। और इसमें ट्रीज की बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस में, तो यहाँ पे ट्रीज आते हैं नीम, है ना, पीपल, खेर, बेर। सो दीज आर टाइप्स जहाँ के अगर ट्रीज के जो पत्तियों के बीच में भी जगह रहती है जहाँ से लाइट नीचे पहुंच सकती है ना। और अगर हम बात करें वार्म टेम्परेचर ब्रॉड लीव डेसिडियस, बेसिकली ये भी डेसिडियस है, तो एक ना एक बार तो यहाँ पे पत्तियां जड़ेगी, तो मतलब लाइट तो पहुंचेगी। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा, इक्वेटोरियल मॉइस्ट एवरग्रीन। क्योंकि अगर, अब पहली स्टेटमेंट भी सही है इसमें, क्योंकि अगर एवरग्रीन होगा, है ना, मतलब वहां पे पानी बहुत ज्यादा होगा, है ना, पानी बहुत ज्यादा होगा वहां पे, हवा मॉइस्ट होगी, है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी एवरग्रीन होगा, तो हमें डिफरेंट स्पीशीज भी ग्रो होती है ना। एंड अगर हम बात करें इसके ट्रीज की, है ना, क्या इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रोजवुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री, है ना। और अगर हम बात करें कि एवरग्रीन की जो हाइट होती है ट्रीज की, वो एवरेजली 600 मीटर तक होती है, 600 मीटर, जो कि एक बहुत बड़ी हाइट होती है। और डेसिडियस फॉरेस्ट, अगर नीम पीपल की बात करें तो वो कितना ही होता है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनको हमने मिलाना है, ठीक है, हाईएस्ट, ये एक तरफ हमारी पीक से एक तरफ हमारी स्टेट है। सो दोदा बेटा, सबसे पहले दोदा बेटा कहाँ की है, दोदा बेटा है तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक। बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट पीक लिखा नहीं है, बट एक्चुअल में जो है सारी हाईएस्ट पीक है एक स्टेट की। तो दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है बेसिकली, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं ना। सपोज ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे इधर से वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, इधर से ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, है ना। और ये मिलते कहाँ पे हैं, नीलगिरी में। नीलगिरी बेसिकली तीनों पार्ट्स में आता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका के। और बेसिकली जो है दोदा बेटा, जो इसकी नीलगिरी की पीक है वो तमिलनाडु में लाई करती है, जो कि नीलगिरी तमिलनाडु की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अगर हम बात करें साउथ की हाईएस्ट पीक की बात करें, तो वो आएगी हमारी अनाईमलाई, जो कि अनाईमुड्डी की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो थोड़े से कंपेरेटिवली ज्यादा हाइट पे है ना, इनकी एलिवेशन थोड़ी ज्यादा है, और वे थोड़े से जैसे कि एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स है ना। और अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स, तो ये ब्रेकेबल है, जैसे कि बीच में टूट गए, है ना, तो इस टाइप से है यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, तो ये दोदा बेटा की हाईएस्ट पीक तमिलनाडु। उसके बाद आता है हमारा गुरु शिखर, है ना, जो अरावली की हाईएस्ट माउंटेन, है ना, अरावली की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कि राजस्थान में लाई करती है ना। और अगर हम अरावली के बारे में थोड़ी सी बात करें, तो अरावली जो है इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि ये काफी स्टेबल होगी, यहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के चांस कम होंगे, लैंडस्लाइड काफी कम होगी, ठीक है। अगर हम बात करें, उसके बाद आता है कालसुबाई महाराष्ट्र की क्या है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। अगर अगर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना कि यार इसका मुझे थोड़ा सा भी नहीं आता, लाइक इस क्वेश्चन का नहीं आता कि सपोज तुम्हें नहीं पता कालसुबाई महाराष्ट्र के या फिर धूपगढ़ मध्य प्रदेश के है, तो तुम्हें नाम से समझ में आ जाता है ना। तो अब देखो कालसुबाई, ये इस टाइप्स के वर्ड्स जो है ना, कालसुबाई, है ना, जो मराठी टाइप का वर्ड है, ये मराठी टाइप के वर्ड ऑब्वियसली महाराष्ट्र में होंगे ना। तो इस टाइप से हम वर्ड की, इस टाइप से भी हम रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं कहीं भी हमें लगा हो कि यार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया है, अगर थोड़ी सी चीज में अगर एक हो जाए, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि यार कालसुबाई मराठी टाइप सा वर्ड है, दोदा बेटा थोड़ा सा साउथ इंडियन साउंड हो रहा है ना।
इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड माउंटेन ऑफ रेडिएशन इज हाईएस्ट। अब एक तो होता है इसमें से देखो, अ वेट ग्राउंड, एक फॉरेस्ट, थिक क्लाउड एंड स्नो कवर। अब मुझे बताओ, अगर वेट वेट ग्राउंड होगा तो ऑब्वियसली वेट ग्राउंड तो पहली बात तो वो खुद ऑब्जर्व ना ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व क्या करेगा, मतलब ये जो ये खुद एक क्या करेगा, लाइट को अपने अंदर लेगा। फॉरेस्ट क्या करेगा, फॉरेस्ट को तो पहली बात वहां पे ट्रीज होंगे, ट्रीज ट्रीज को क्या करना होगा, ट्रीज को खाना बनाना होगा अपने बेसिकली, है ना। तो इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए, तो ये भी रेडिएशन यहाँ पे कमी होगी। अगर अब इसमें कंफ्यूजन की बात आती है थिक क्लाउड और स्नो कवर में, अगर उसमें भी अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर पहाड़ों के बारे में थोड़ा सा पता है कि वहां पे क्या होता है, सन ग्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुम पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो जहाँ पे बेसिकली बहुत सारा बर्फ है ना, तो वहां पे तुम्हें एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे जब लाइट्स पड़ती है ना, तो वहां पे इतना ज्यादा रेडिएट होता है कि वहां पे जो हमें दिखना भी बंद हो सकता है ना, अंधे भी हो सकते हैं। तो इस चीज अगर तुम्हें ये बात पता है तो इसका आंसर क्या होगा, स्नो कवर होगा, है ना। बेसिकली याद रखने का तरीका ये, ठीक है। और उसके बाद थिक क्लाउड आता है, उसके बाद ऐसे है, सबसे ज्यादा किससे होता है, स्नो कवर से। अब उसके बाद आता है हमारा 58 क्वेश्चन, जो है कि बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा होता है ना, सॉरी। तो पहली स्टेटमेंट है कि लंबा इन गुजरात इज द फेमस फॉर विंड पावर प्लांट। सो यस, इट इज अ राइट स्टेटमेंट। लंबा जो है एक गुजरात का एक विलेज है जो कि काफी फेमस है फॉर विंड पावर प्लांट। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो तुम्हें बेसिकली याद होना चाहिए, याद नहीं मतलब बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि जो गुजरात है ना, गुजरात तो बेसिकली ही फेमस ही, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्या है, विंड पावर प्लांट लगाए हुए हैं, है ना। जैसे कि राजस्थान का जो हमारा बीकानेर का रीजन जो आता है हमारा, वहां पे जो हमारी सोलर प्लेट्स काफी ज्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं, है ना। तो बेसिकली इस टाइप से हम थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब सेकंड आता है मणिकरण। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। अभी बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है, जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे कि ना जो अर्थ की हीट होती है उसके साथ क्या होता है, वाटर जो होता है वो कनेक्ट होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे कुछ जैसे जो यहाँ पे हीट है, अर्थ की हीट है ना, जो मेग्मा बेसिकली होता है उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो वाटर वगैरह जो होता है वहां से क्या होता है, एक हॉट स्प्रिंग निकलते हैं, जो कि काफी मतलब पानी उबलता हुआ पानी, तो नेचुरली पानी उबलता है, तो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर तुम्हें पता हो तो मणिकरण में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा भी है, जिसमें लंगर जो है वो हॉट स्प्रिंग से बनाया जाता है। दैट इज वेरी फेमस, है ना। कभी जाओ तो ऑब्वियसली जरूर जाके आना। सो ये हाँ, तो ये ऑब्वियसली ये भी हमारी क्या है, सही स्टेटमेंट है, ये भी हमारी फेमस है किसके लिए, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट के लिए, ठीक है। और बेसिकली एक यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया मैग्मा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि बताओ मैग्मा ना, मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफरेंस है ना, काफी कंफ्यूजिंग होगा अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, मैग्मा और लावा। अगर जैसे कि अगर जैसे कि वोल्केनो के जगह क्या इरप्ट होने से पहले ना, धरती के अगर अंदर अगर कोई लावा टाइप है ना, तो जो भी हमारा हॉट मटेरियल है, जैसे कि जो लावा होता है बेसिकली उसको अंदर, हम दोनों सेम चीज होती है, जब तक वो अर्थ के अंदर रहेगा तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। और जब वो अर्थ से बाहर आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे, ठीक है। वेरी छोटी चीज है बट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलता है ऑन प्लेनेट देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn and poles. So for example, so suppose this is a earth है ना, suppose ये गोल है ऐसे टाइप से, ठीक है, चारों तरफ से गोल है, ठीक है। सो अगर हम एक रस्सी इसके मिडिल में बांधेंगे, ऐसे लटक जाएगी ऑब्वियसली ना। एक रस्सी से हम क्या करेंगे, नीचे लटका देंगे, या फिर एक रस्सी इसके नीचे नीचे ऐसे लटका देंगे, है ना। और अभी अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम राउंड राउंड घुमाएंगे, अगर हम जोर जोर से राउंड राउंड घुमाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो रस्सी ऐसे लटक रही थी पहले, वो रस्सी ऐसे ओके चारों तरफ घूमने लग जाएगी ना, वो 90 डिग्री पे आ जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि जितना बीच में होगा उतना क्या होगा, उतनी साइंटिफिकल फोर्स बेसिकली होती है क्या है, जो बाहर की तरफ धकेले, है ना। जैसे कि अब धरती घूम रही है तो हर चीज को बाहर की तरफ धकेल रही है, तो बेसिकली वो अगर इस तरह से घूम रही है ना एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस है बेसिकली टिल्टेड ऐसी, अगर वो इसका एक्सिस ये है ना, इसकी जो राउंड शेप में ये है, तो यहाँ से यहाँ पे जो मिडिल ऑफ द जो अर्थ का व्यू है ना, वो क्या होगा, इक्वेटर, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, है ना। अगर हम बात करें जो हमने सपोज ऊपर हमने रस्सी बांधी थी,
अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो रस्सी को वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर नहीं जाएगी, पर रस्सी के ऊपर क्या होगा, बंट लगने लग जाएंगे ना, रस्सी घूमने लग जाएगी एक जगह पे, तो वो क्या होगा, वो कोरियोलिस फोर्स होता है बेसिकली। अगर हम इसको रिमेंबर कर रखना चाहें तो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगती है, तो बेसिकली सेम। तो क्या होता है कि जो हमारा पोल्स होता है वहां पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो होती है, सॉरी, हाँ, तो पोल्स पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो जीरो होती है, और जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, पोल्स पे जीरो होती है, और जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। और अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होती है, और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और इसी रीजन से हमारे कभी भी इक्वेटर पर कभी भी क्या फॉर्म नहीं होते, बवंडर जिसको बोलते हैं, जो आई फॉरगॉट द नेम, केवल दिमाग से निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन, सॉरी, ठीक है, बवंडर, ओके। सो साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते कभी भी इक्वेटर पे, कई बार क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, इक्वेटर पे नहीं होते और पोल्स पे भी नहीं होते। इवन जो होता है हाईएस्ट क्या होती है, पोल्स पे हाईएस्ट, जो पोल्स होते हैं वहां पे हाईएस्ट क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स हाईएस्ट होती है तो यहाँ पे स्टिल यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म नहीं होती। इसका रीजन है कि जो हमारा पोल होता है वो हाई टेम्परेचर होता है ना, यहाँ सॉरी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है। जो तुम्हें कभी भी पता हो तो जैसे कि क्या होता है कि जो हमारा साइक्लोन है वो क्या होता है, लो, जो अगर लो प्रेशर होगा वहीं पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रीजन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स डज नॉट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर। सो इफ यू नो कि जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है वो 1 जून को लगभग हिट करता है इंडिया को, है ना, केरल में सबसे पहले हिट करता है। और ये क्या करता है, ये दो ब्रांच में बढ़ जाता है, एक तो हमारा अरेबियन वाली ब्रांच और एक हमारी वेस्ट बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, ठीक है। और अगर तुम्हें पता हो कि जो कर्नाटका वाला जो रीजन है, ठीक है, जो सॉरी तमिलनाडु वाला जो रीजन है वो क्या होता है, उसके आगे जाती है नीलगिरीज, जो हमारी पहाड़ियां आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि पहाड़ियों की वजह से क्या होता है, जो हवाएं होती है वो कर्नाटका की तरफ नहीं जा पाती। एक जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करके समझाऊं, जैसे कि सपोज ये हमारा क्या है, साउथ इंडिया, जैसे कि ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा क्या बन गया, हमारी माउंटेन रेंजेस बन गई। अब क्या होता है, जो हवाएं ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे आती है। सो बेसिकली कर्नाटका कहाँ लाई करता है, तमिलनाडु यहाँ पे लाई करता है। तो बेसिकली जो हवाएं होती है वो बेसिकली ऐसे आके यहाँ पे जो बीच में कोई पासेस होंगे वहां से हवाएं क्रॉस होती है, अदरवाइज यहाँ से ऐसे निकल जाती है ना। और जो नीचे वाली होती है वो नीचे ऐसे चली जाती है, बे ऑफ बंगाल से वो हिट करने लग जाती है, और वो वहां पे जाके पूरे जून से लेकर सितंबर तक बारिश करवाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, शेडो जोन में आ जाता है ना, पहाड़ी की शेडो जोन में आ जाता है तमिलनाडु। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो जो बारिश होती है तमिलनाडु में, इसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती। पर इसको बारिश कब हो रही होती है, इसको बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून से। जब एक्चुअल में मानसून वापस आ रहा होता है तब वो फिर यहाँ पे बारिश कराता है, जब पूरे इंडिया में जब सर्दी पड़ रही होती है ना, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून कब होता है, सर्दियों में, जब सर्दियां स्टार्ट होती है तब होता है। और जहाँ पे सारा सारा भारत सूखा होता है ना, तो वहां पे बाढ़ के हालात बने होते हैं तमिलनाडु में, है ना। पीछे भी रिसेंट में क्या हुआ था, अभी एवरीवन नोज कि वहां पे बहुत बाढ़ आ गई थी, बट बाकी सारा इंडिया सूखा पड़ा था, है ना। सो यही रीजन है कि यहाँ पे क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं हो पाती। रीजन क्या है, यहाँ पे शेडो जोन बन जाता है ना, और यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून से बारिश होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी। तो कश्मीर में भी बहुत थोड़ी सी बारिश होती है इसकी, है ना, इसलिए इसका आंसर बेसिकली मेन तो आ गया तमिलनाडु, तो इसकी वजह से डी। और यहाँ पे बारिश की बात की मैंने, अगर हम बारिश की जो पहाड़ों की वजह से बात की तो मैं एक चीज और इसमें ऐड कर लूंगा कि टाइप ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरो सेकेंड ओरोग्राफिक रेनफॉल। सो बेसिकली रेनफॉल के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एक तो आती है हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, और थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल होती है हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल। जैसे कि जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जो पहाड़ों की वजह से होती है, जैसे कि सपोज, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा मिटा लूं मैं इसको, ओके। सो सपोज ये क्या है हमारा, ये एक माउंटेन पीक है ना, पहाड़ है। अब क्या होता है, जैसे कि ये हमारी मॉनसून विंड्स आ रही थी ना, मॉइस्ट, जहाँ पे मॉइस्चर था। अब यहाँ पे सामने क्या आ गया, माउंटेन आ गया, तो हवाएं क्या होगी, इसकी वजह से क्या करेगी, यहाँ से राइज करेंगी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ चिपक जाएगी यहाँ पे
बादल बन जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे कंडेंस होती जाएगी और भारी होती जाएगी, और ऊपर जाते जाते यहाँ पे बारिश हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी रेनफॉल होती है, उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। देसी भाषा में इसको बोलते हैं कि पहाड़ों से जब बादल पहाड़ से टकराते हैं तो बारिश होती है, बट एक्चुअल में टकराते नहीं है। जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इसमें कंडेंस होते जाते हैं और, है ना, और ज्यादा भारी होते जाते हैं, इसकी वजह से वहां पे बारिश हो जाती है। और इसकी वजह से जो इधर वाला जो इसको हम ये वाला रीजन बन जाता है, शेडो रीजन बन जाता है ना पहाड़ियों की वजह से, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, है ना। तो ये होती है हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल। एक होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, है ना, कन्वेंशनल रेनफॉल। अब ये जो वाली जो रेनफॉल होती है, ये क्या होता है, इसमें ये होता है नॉर्मल, जैसे कि इक्वेटर पे होता है कि इक्वेटर पे क्या होता है, पानी बहुत है ना। तुम देखोगे इक्वेटर पे बहुत कम कंट्रीज है, तो इक्वेटर पे क्या होता है, हर रोज कैसे 4 PM बारिश होती है ना, 4 AM बारिश होती है हर 4 बजे, हर दिन 4 बजे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होती है, बारिश होती है। रीजन की जब इक्वेटर पे क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो जो हवा क्या करती है, पहले वेपराइजेशन होता है किसका, वाटर का, वो ऊपर जाता है और ऊपर जाता है ना। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे कंडेंस होता है, जो ऊपर ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, उस पे जाके वो सारा मॉइस्चर क्या होता है ना, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वो जैसे जैसे और ज्यादा बढ़ता होता है वैसे वैसे वो भारी होता है, और फिर वो बारिश हो जाती है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल वे ऑफ, है ना, बारिश, जो कन्वेंशनल रेनफॉल, जिसमें पहले पानी ऊपर गया, है ना, पानी वाटर हीटअप हुआ, है ना, वहां पे इवेपोराइजेशन हुई ना, मॉइस्चर हवा में गया, ऊपर गया, यहाँ पे डेंस हुआ और यहाँ पे बारिश होगी। इसी होती है नॉर्मल वे ऑफ, है ना, बारिश ना, रेन, जो कि कन्वेंशनल रेनफॉल। एक फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल, होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। जहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, जिसमें हमारा नॉर्मल नॉर्मल क्या, तो साइक्लोनिक रेनफॉल में जब वो मॉइस्चर इकट्ठा होता है ना, रेनफॉल मॉइस्चर इकट्ठा होता है, और फिर वो जब वो मॉइस्चर जो होती है साइक्लोन के साथ में, जो मानसून की हवाएं लेके आता है, जो बारिश होती है साइक्लोन की वजह से, उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमें मिलान करना है फिशिंग बैंक्स। ठीक है, अगर हम बात करें फिशिंग बैंक्स, तो दुनिया का सबसे, अगर मैं बात करूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो फिशिंग बैंक है वो है ग्रैंड बैंक, बेसिकली। उसके बाद आता है डॉगर बैंक। ठीक है, सॉरी, अगर हम बात करें जब बैंक कैसे बनते हैं, बेसिकली ये जो होते हैं ये बनते हैं जब वहां पे एक हॉट, सॉरी, जब एक हॉट, हाँ सॉरी, एक वार्म ओशनिक करंट, है ना, वार्म करंट, है ना, एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट जब मिक्स होता है तो क्या होता है, भाप बनती है। और वो वाला जो रीजन होता है, वहां पे क्या होता है, पानी एक एक ऐसी ऐसी पोजीशन में आता है ना, जहाँ पे जो फिशेज होते हैं वो ज्यादा अच्छा महसूस करती है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे प्लैंक्टन्स ग्रो होते हैं, पहली बात तो यहाँ पे प्लैंक्टन्स ग्रो होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिशेज होते हैं वो प्लैंक्टन्स जो होता है वो खाना होता है बेसिकली फिशेज का, तो वो खाने के लिए आती है। तो बेसिकली यहाँ पे भारी मात्रा में क्या होती है, फिश हो जाती है। जहाँ पे फिश आएंगी वहाँ पे ऑब्वियसली फिशिंग बैंक बन जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली जो ग्रैंड बैंक और डॉगर्स बैंक है, ये है हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी में है। ठीक है, अटलांटिक सी में, जो जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, जो हॉट ना जो हमारा वार्म करंट है और लेब्राडोर करंट जो मिलते हैं, तब जाके यहाँ पे ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक बनता है। तो बेसिकली ग्रैंड बैंक जो है वो न्यू फाउंडेन कोस्ट पे बनता है, जो एक विलेज है। ठीक है, कनाडा का, मे भी कनाडा में आता है, चेक कर लेना। फिर आता है डॉगर बैंक, जो क्या आता है हमारा नॉर्थ सी में, बेसिकली हमारे अटलांटिक सी में आता है। और यहाँ पे एक सारगोसा सी भी बनता है। इफ यू फॉर एडिशनल नॉलेज, यहाँ पे क्या होता है, एक सारगासो सी बनता है, जो कि किस में आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शायद तक सीडीएस या एनडीए का। सारगासो सी जो अटलांटिक ओशन में बनता है, और इसकी कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा, हाँ ये हो गया। अब इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ, तो बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर है। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था पिछली बार 2 साल पहले, कि वो कौन साइड में है, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न, सपोज जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी इस साइड में क्या है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है। जो जो बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ बनता कैसे है, तो ये जो कोरल्स होते हैं, है ना, जब वो डेड हो जाते हैं उसकी वजह से ये ऊपर आ जाते हैं और ये सॉलिड हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर, मतलब सबसे बड़ा ऐसे आइलैंड्स है। तो यहाँ पे इसको किसे बोला जाता है, इसको ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे है। फिर आता है टोंगा ट्रेंच। टोंगा ट्रेंच जो आता है वो आता है हमारा ईस्ट ऑफ फिजी आइलैंड।
ठीक है। अब जो सबसे तुम्हें पता होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज इसके टोंगा ट्रेंच के बारे में कि ये कहाँ पे लाई करता है, ये जो हमारा लाई करता है हमारे यहाँ पैसिफिक ओशन में, ठीक है, पैसिफिक ओशन में लाई करता है, ठीक है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली, और ये सदर्न हेमिस्फीयर की जो कि डीपेस्ट ट्रेंच है। और अगर हम पूरी दोनों की बात करें, नदन में कौन सी डीपेस्ट ट्रेंच है हमारी, मरियाना ट्रेंच। और बेसिकली जो सबसे इन दोनों में से जो डीप है वो है मरियाना ट्रेंच। और जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक में लाई करता है हमारा, वेस्टर्न पैसिफिक में लाई करता है हमारा मरियाना ट्रेंच ना, मरियाना ट्रेंच। और जो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में लाई करता है हमारा टोंगा ट्रेंच। और बेसिकली पैसिफिक, ये पैसिफिक में आते हैं दोनों ही क्या है, जो हमारा सबसे ज्यादा डीप है मरियाना, उसके बाद आता है टोंगा ट्रेंच, है ना। और अगर हम बात करें जो पैसिफिक का मतलब क्या होता है, पैसिफाई वर्ड से बना है, तो बेसिकली एक शांत, इसका मतलब होता है शांत, है ना। पैसिफाई का मतलब होता है ना शांत करना। तो तुम्हें पता होगा जितना बंदा डीप होगा उतना ही शांत होगा, है ना। तो बेसिकली इसका उदाहरण है ना। तो पैसिफिक जो है वो सबसे ज्यादा डीप भी है और सबसे ज्यादा शांत ओशन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डोगर बैंक हो गया हमारा, नॉर्थ सी ए का 3, है ना। और फिर यहाँ पे बी का 1 ही होगा, ये भी ठीक है, और 4 का 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट आर कॉमन इन। अब क्वेश्चन है कि ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, तो बंदे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ड्राई पॉइंट है ना, ड्राई तो डेजर्ट्स में होता है, आंसर नंबर ए टिक कर दो। बट एक्चुअली में ड्राई पॉइंट सेटलमेंट क्या होता है कि ये जब जैसे कि जहाँ पे फ्लड एरिया होता है ना, जहाँ पे जो हमारी बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो पे ड्राई पॉइंट सेटलमेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो कि ड्राई पॉइंट सेटलमेंट मतलब जहाँ पे जो बाढ़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको हम बोलते हैं ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली डेजर्ट्स में बाढ़ तो आएगी नहीं, है ना, प्लेट्यूज में बाढ़ कमी आती है, तो बेसिकली बाढ़ आती है हमारी डेल्टास पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो होता है रिवर्स, काफी यहाँ पे रिवर्स का सारा पानी इकट्ठा होकर यहाँ पे आता है, ऊपर से ये डेल्टास कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये कोस्ट पे फॉर्म होते हैं। और बेसिकली अगर मैं एक और चीज बताऊं तो डेल्टास जो है हमारे सिर्फ बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होते हैं, इंडिया अगर हम बात करें अरेबियन सी में नहीं होते। अरेबियन सी में क्या फॉर्म होती है, एस्टुरी फॉर्म होती है, और बे ऑफ बंगाल में क्या फॉर्म होते हैं, डेल्टास फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डेल्टास, ये पूरे जहाँ पे फ्लड जोन एरिया होता है, जहाँ पे काफी बाढ़ आती है, तो यहाँ पे होते हैं बेसिकली ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। और अगर क्वेश्चन है कि वेट पॉइंट सेटलमेंट होंगे, मतलब वेट पॉइंट सेटलमेंट तो कहाँ पे होंगे, बेसिकली ये रिवर वाले पॉइंट्स पे होंगे, जहाँ पे रिवर्स हों या फिर जहाँ पे डेजर्ट्स में होंगे, क्योंकि ये वाले मतलब वो क्या है, मतलब जहाँ पे ड्राई जगह है सारी जगह, जैसे कि एक तुम देखोगे एक राजस्थान के जो गांव होंगे वो बावड़ी के पास में बसे होंगे, या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी थोड़ा स्टोर रहता है, तो वो इसलिए वहाँ पे वेट, इनको बोलेंगे हम वेट पॉइंट सेटलमेंट, है ना। तो वो कहाँ पे होंगे, डेजर्ट्स में होंगे या फिर रिवर बेस पे होंगे। क्योंकि देखोगे कोई भी अगर हिस्ट्री की बात करें, कोई भी अगर बड़ा स्टेट या फिर कोई भी बड़े एक सिटी जो अगर है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो थी, है ना, ये एक स्पेसिफिक रिवर पे थी, है ना। मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर पे थी, ऐसे अलग टाइप से, जैसे कि हर एक रिवर पे होती है वैसे उसी टाइप, उसको हम बोलते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो बेसिकली एक तो होता है हमारा हाइग्रोमीटर, दूसरा एक मैंने बताया था वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, है ना, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों के लिए मापते हैं। बेसिकली विंड वेन क्या होता है, बेसिकली विंड वेन होता है जो एक तुमने देखा होगा एक तीर सा होता है ना, एक ऐसे नॉर्मल एक इस पे एक स्टेचू जो होता है उसमें तीर सा होता है, जिस तरफ हवा चलती है वो उस तरफ ऐसे मूव करता है, तो वो होता है विंड वेन, जो किसके लिए होगा, ऑब्वियसली विंड की डायरेक्शन के लिए। एनेरोइड बैरामीटर, बैरामीटर जो ये होता है प्रेशर को मापने के लिए, है ना, ये इसके लिए यूज करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर ये बेसिकली टेम्परेचर के लिए होता है। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, नंगा पर्वत, इसको हम जो हिमालयन पीक है इनको बताने की कौन सी स्टेट में लाई करता है, तो बेसिकली हम सबसे पहला था नंगा पर्वत लाई करता है हमारा, ये हमारा लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली बलूचिस्तान में रीजन में लाई करती है, इंडिया से बाहर है। जैसे कि जो इंडिया का जो कश्मीर से इधर वाला जो पाकिस्तान का बलूच जो प्रोविंस है ना। उसके बाद अगर हम बात करें नंगा पर्वत की, तो ये जो है ये वर्ल्ड्स 9th टॉलेस्ट माउंटेन पीक है ना। और अगर हम इसके बारे में और कुछ बात बताऊं तो ये है जो हमारे, इसको हम वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालयस भी बोलते हैं। वाई कि हिमालयस जो है वो जैसे कि इस ऐसे फॉर्म होते हैं ना, ऐसे चलते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पे नंगा पर्वत है जो कि वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालयस बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ पे कश्मीर आ जाता है, फिर यहाँ पे ये आ जाता है हमारा। और अगर हम बात करें ईस्ट एंकर ऑफ इंडिया ना, जो एंड पॉइंट ऑफ ईस्ट में जो है हिमालयस का, वो है नामचा बारवा, है ना, पहाड़ी। तो बेसिकली यही है। और इसका बेसिकली जो है नंगा पर्वत है
इसको दैमीर भी बोला जाता है, जो कि इसका मतलब होता है किंग ऑफ माउंटेन्स, है ना, बिकॉज इसकी तो काफी, इसको क्लियर माउंटेन्स भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो ट्रेन है काफी टफ है ना, जो इसकी इसको चढ़ना काफी मुश्किल है, इसलिए इसको क्लियर माउंटेन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है सेकंड जो आता है हमारा होता है नंदा देवी। नंदा देवी जो है हमारा उत्तराखंड में लाई करता है, और ये 1975 से पहले हमारा इंडिया का टॉलेस्ट माउंटेन पीक थी, जो कि दुनिया में शायद तक 23rd और 24th पे आती है। ठीक है, अगर हम K2 को इंडिया में इन्वॉल्व ना करें कि K2 अगर हम, बिकॉज K2 कहाँ पे आता है, पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वो हमारा इलाका। और अमित शाह ने इस बार जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने भी बोला था कि इस बार, है ना, कि हम इसको अपना अभिन्न मानते हैं पीओके को। तो बेसिकली अगर हम उसको अपने इंडिया में माने तो हमारा K2 हमारा हाईएस्ट माउंटेन होगा, बट अगर उसको ना माने तो हमारा हाईएस्ट माउंटेन कंचनजुंगा है, जो सिक्किम में आता है। और बेसिकली सिक्किम हमारे इंडिया में कब ऐड हुआ था, 1975। तो 1975 से हम नंदा देवी को, अगर हम उस टाइप से बात करें, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक थी इंडिया की। और अगर हम ये बात करें नंदा देवी की, इसके अलावा तो ये कहाँ पे लाई करता है, ये बेसिकली गढ़वाल हिमालयाज, या फिर जहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आता है, जहाँ पे लाई करता है। और बेसिकली अगर मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही के रेनी विलेज में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बेसिकली 26 ऑफ मार्च 1974-3 के राउंड पे, है ना। और इसके अलावा आता है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा लाई करता है हमारा सिक्किम में। और इसके अगर कंचनजुंगा के फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो बेसिकली कंचनजुंगा सिक्किम में आता है, और ये इंडिया का टॉलेस्ट माउंटेन, है ना, माउंटेन पीक है, अगर हम K2 को इन्वॉल्व ना करें, है ना। और कंचनजुंगा बेसिकली जो है यहाँ पे इसको एक जो सिक्किम के लोग हैं या फिर दार्जिलिंग के लोग हैं, उसको काफी रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं ना, एज ए गॉड टाइप से देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नंगा पर्वत हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, तो उसका फन, है ना। फिर आएगा हमारा नंदा देवी उत्तराखंड, तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used to denote the critical temperature at which the air becomes saturated with vapor and below which the condensation is likely to begin? So this is a dew point. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जब इसमें बोला है कि जब हमारा एयर कंडेंस होती है, बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पे आती है, और जो जो हमारी कंडेंस होने के पॉइंट पे आती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट। क्योंकि सैचुरेशन होने के एकदम बाद क्या होता है हमारा, क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट पे आने के बाद ड्यू जमने स्टार्ट लग जाती है। जैसे कि हम तुम देखते हो सर्दियों में काफी देखने को मिलता है ना, जब रात को हवा जो होती है पूरी मॉइस्ट हो जाती है, सैचुरेटेड पॉइंट पे आने के बाद क्या होती है, वो, है ना, कंडेंस होने लग जाती है, तो उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। जब वहाँ पे रात को ड्यू मिलती है हमें, जो पिचेस पे बात करें तो पिचेस पे भी काफी ड्यू आती है ना रात को, क्रिकेट के पिचेस पे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बिनोटी। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि इस नॉर्थ से साउथ को रिवर्स को अरेंज करना है। सो अगर हम बात करें जैसे कि भीमा, तुंगभद्रा, गोदावरी, पेनगंगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें, जो जो तुंगभद्रा और भीमा है, वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। सो भीमा और तुंगभद्रा जो है वो हमारी वो रिवर है कृष्णा, है ना, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करें कृष्णा रिवर की लेफ्ट बैंक में आती है हमारी भीमा। ठीक है, और जो हमारी कृष्णा के राइट रिवर बैंक है, उसमें आती है हमारी तुंगभद्रा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमारी जो जो हमारा सपोज ये हमारा इंडिया है ना, तो अगर हमारी तो कृष्णा रिवर ऐसे बह रही है, तो उसका लेफ्ट आएगा वो नॉर्थ साइड में आएगा, जो राइट आएगा वो, है ना, साउथ साइड में आएगा। तो हमारा जो भीमा आएगा, बेसिकली जो भीमा आएगा वो तुंगभद्रा से ऊपर आएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे तुंगभद्रा को ऊपर दिखा रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन काट दो। अगर हम उसके अलावा हम बात करें गोदावरी के बारे में, बात करें गोदावरी, सो बेसिकली गोदावरी रिवर जो है, जैसे कि ये गोदावरी रिवर है, तो पेनगंगा और वेनगंगा, वेनगंगा इसमें है नहीं बेसिकली, तो यहाँ पे पहले बताते हैं, यहाँ पे पेनगंगा, ये है वेनगंगा, है ना, ये पेनगंगा, ये वेनगंगा। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की। तो बेसिकली अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी और बेसिकली फ्लो किस तरफ करती है, ये हमारी अरेबियन सी में गिरती है, तो इस तरफ फ्लो करती है, तो इसका लेफ्ट बैंक होगा वो नॉर्थ में होगा। तो बेसिकली सबसे ऊपर हमारी कौन सी आएगी, पेनगंगा, फिर गोदावरी, फिर भीमा, फिर तुंगभद्रा। ठीक है, सो इसके बाद आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये हमारा इसका आंसर वीटी है। बेसिकली उस टाइम पे 2009 का क्वेश्चन है, मे बी ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे करंट अफेयर्स की वजह से। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर सपोज इस बार हमने
हरमुज स्ट्रेट के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो वो क्यों आएगा, क्योंकि वो अभी न्यूज में चल रहा है ना। अगर मैं नेवी पे क्वेश्चन आने की इस बार बहुत चांस है, क्योंकि नेवी इस बार काफी एक्टिव है। सो करंट अफेयर से रिलेट होकर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्या आया था, बट ये फिर भी फैक्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं इंक्लूड कर लूं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है कि लिस्ट ए और लिस्ट 2 को हमें जोड़ना है वोल्केनो और कंट्री को। सो बेसिकली हमारा बेसिकली बैरन आइलैंड तो हमारा इंडिया का, ये सबसे सब पता ही होता है सबको, ठीक है। अब इसके बाद आता है माउंट इटना। माउंट इटना जो है वो इटली में है। किलीमंजारो जो है वो किलीमंजारो जो है वो तंजानिया में है, और कटमई जो है वो यूएस में है। सो बेसिकली अगर हम बात करें इनके बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें अगर हम थोड़ी सी ऐड करें, तो माउंट इटना जो है वो यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन एक्टिव वोल्केनो है, जो कि इटली में है, ठीक है। और ये बेसिकली चारों के चारों कौन से टाइप ऑफ वोल्केनो है, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है। स्ट्रेटो वोल्केनो जिसमें क्या होता है, जिसका जो लावा होता है वो वॉइसियस होता है, मतलब काफी गाढ़ा होता है, तो इसकी वजह से इनकी हाइट काफी बढ़ती जाती है, ठीक है। एक जैसे कि इसके अलावा हमारा जो साउथ इंडिया है ना, वो भी लावा से मिलकर बना है ना। हमारा जो साउथ इंडिया है जिसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं ना, वो भी लावा से बना है, पर वो कौन से लावा से बना है, बसाल्ट लावा से बना है ना। बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ अ लावा, और इसको बसाल्ट इज आल्सो टाइप ऑफ अ वोल्केनो। तो इसका जो जो हमारा लावा होता है वो काफी फ्लूइडी होता है ना, तो इसलिए फैल जाता है, इससे लेंथ नहीं बढ़ पाती। बट जो होता है स्ट्रेटो वोल्केनो, इसका जो लावा होता है वो काफी वर्कसियस होता है, मतलब काफी इसके गाढ़ा होता है। तो इसकी जैसे जैसे कि सपोज यहाँ से निकल रहा है तो गाढ़ा ऐसे आया, जम गया, फिर यहाँ पे और निकला, ऐसे जम गया, तो इस वजह से क्या होता है, माउंटेन बन जाता है। बट बसाल्ट जो होता है, जो माउंटेन वोल्केनो होता है, उसमें क्या होता है, निकला और ऐसे फैल गया, है ना, निकला और फैल गया, ऐसे से फिर क्या होता है, माउंटेन नहीं बन पाता बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें किलीमंजारो, तो किलीमंजारो जो है बेसिकली ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है बेसिकली। और ये जो है, जो किलीमंजारो है, ये अगर हम बात करें इंडिया का वर्ल्ड का, अगर हम बात करें वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन जो है ना, वो होता है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। बट अगर हम बात करें फ्री स्टैंडिंग माउंटेन की बात करें, तो उसमें आता है किलीमंजारो जो है वो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन क्या है, हाईएस्ट माउंटेन, फ्री स्टैंडिंग हाईएस्ट माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग हाईएस्ट माउंटेन क्या होता है, जो बेसिकली किसी माउंटेन रेंज में लाई नहीं करता, है ना। तो है ना, उसके बाद कटमई आता है, और जो कि यूएस में आता है, जो हमारा अलास्का में आता है बेसिकली ये। एंड बैरन आइलैंड के बारे में सब जानते हैं, दिस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द इंडिया। एंड या उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि शिश्मा, हेमावती, अर्कावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, विच। तो इसमें देखो, अगर तुम्हें मैंने बताया था कि जो तुंगभद्रा के अलावा जो होगी भीमा, वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो कृष्णा की है। तो बेसिकली ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, है ना, क्योंकि अगर एक दूसरे की ट्रिब्यूटरी होगी तो बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें चंबाल की बात करें, है ना, एक है चंबल जो इंडिया में बहती है, एक है चंबाल। बेसिकली ये जो रिवर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। तो बेसिकली चंबाल जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, गंगा की ट्रिब्यूटरी बन गई। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए, है ना, बी और डी को काटा मार दो। फिर आता है कि देखो ताप्ती जो है वो कहाँ पे लाई करती है, वो हमारी नर्मदा से नीचे बहती है रिफ्ट वैली में, है ना। और कावेरी जो है वो थोड़ी साउथ में आती है, और ये जो है साउथ की रिवर्स है, अर्कावती, हेमावती ना, शिश्मा। तो इसका आंसर क्या है, कावेरी, ठीक है। उस पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। अर्थ में से स्मॉलर साइज में कौन है। सो जो हमारा अर्थ अर्थ जो है हमारा, जो हमारे 4 डेंस प्लेनेट है ना, जो हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि हमारा हमारा हो गया नेपच्यून, वीनस, है ना, अर्थ, मार्स। इसमें सबसे बड़ा हमारा क्या है, अर्थ है। तो बेसिकली इसमें हमारा जो अर्थ से छोटा कौन सा हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो तुम्हें सबको पता है कि सबसे पहले सबसे इजी देखते हैं। सबको पता है कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सबको पता है कि आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ में आता है 66 डिग्री एंड हाफ में, तो ये वाला सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी नॉर्थ में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, बट इसमें लिख रखा है साउथ। बट इंडिया तो क्या किस में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। और बेसिकली ये तीनों जो स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन जो हमारी 180 डिग्री, और आर्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस लोकल टाइम बिटवीन द प्लेस लोकेटेड एट 165 डिग्री ईस्ट एंड 165 डिग्री वेस्ट। बेसिकली एक जैसे कि प्राइम मेरिडियन जो है, सपोज ये हमारी प्राइम मेरिडियन है,
उसके अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, गेन होगा, और अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम क्या होगा, लूज होगा ना, टाइम में पीछे जाएंगे। तो बेसिकली हर 15 डिग्री में क्या होता है, हर 15 डिग्री में हम 1 घंटा गेन या लूज करते हैं। तो अगर हम 165 को हम 15 से डिवाइड करें कितना आएगा, 11 घंटे। तो बेसिकली प्राइम मेरिडियन से 11 घंटे तो इधर हो गया डिफरेंस, और फिर प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में 11 डिग्री डिफरेंस इधर हो गया, है ना। तो बेसिकली टोटल डिफरेंस कितना आ गया इसके बीच में, 22 घंटे का, है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारे 2009 के सेकंड पेपर के आगे। सो द वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन मार्च 29 मार्च 21। सो बेसिकली वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है, जब हमारा जो सन जो होता है वो बेसिकली इक्वेटर के जस्ट ऊपर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स। तो ये वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को आता है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इक्विनॉक्स मैंने अभी बताया कि जो क्या होता है, और डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर होता है। इसको बताता है थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहले तो सी और डी काट दो, कई बार क्या होता है कि हमारा दो सही करने से तीसरा हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द चेंजेस इन द डे लेंथ ऑन इक्विनॉक्स रिजल्ट फ्रॉम द चेंजेस इन द टिल्ट ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन। बेसिकली जो जो हमारा डे लेंथ है उसमें डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, बेसिकली जो टिल्टेशन है वही क्रिएट करती है। ये बात सही है हमारी, है ना, क्योंकि अगर टिल्ट नहीं होती तो क्या होता, हर जगह क्या होगा, अगर सन यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो बेसिकली हर जो सन कहाँ रहेगा, हर टाइम क्या रहेगा, इक्वेटर पे रहेगा। बट अर्थ के यहाँ पे टिल्टेड है इस टाइप से, तो आधे टाइम पे आधा साल क्या रहता है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है पहले, है ना, और फिर क्या जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जाता है। तो ये इसका रीजन जो है हमारा टिल्टेशन ऑफ अर्थ है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, राइट हो जाएगी। उसको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने बताया कि चंबाल रिवर इज पार्ट ऑफ, बेसिकली चंबाल रिवर अभी मैंने बताया यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। सो ये हमारे राइट आंसर। अगर हम नर्मदा की बात करूं, नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर है, ये है रिफ्ट वैली में बहती है, और ये कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से निकलने वाली नदियों की बात करूं तो इसमें आती है महानदी, नर्मदा एंड सोन ना। सोन रिवर जो पटना में जाके, कहां से, पटना में जाके मिलती है गंगा से, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट साइड से निकलती है नर्मदा, जो कि रिफ्ट वैली में बहती है ना, विद्यांस और सतपुड़ा हिमालयाज के बीच, ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में, और वो एस्टूरी बनाती है जाके अरेबियन सी में गिरती है। और यहाँ से एक महानदी निकलती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर निकल गई, महानदी, है ना, महानदी, नर्मदा एंड सोन, MNS, ठीक है, ट्रिक याद रखना। और एक और ट्रिक है जो कि हम SBI, S स्टैंड्स फॉर सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, जो कि हमारी मानसरोवर लेक से निकलते हैं, है ना, मानसरोवर लेक से निकलते, तो ये हमारा याद रखना SBI वाली ट्रिक, और ये MNS, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ फिलीपींस इज टर्म्ड एज, सो बेसिकली हमने जैसे कि इंडिया में साइक्लोन को साइक्लोन बोलते हैं, तो फिलीपींस में टाइफून बोलते हैं, है ना। और विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, हरिकेन्स नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं। और बेसिकली बुगई किसी को नहीं बोलते, बुगई जो है वो जो हमारी फिलीपींस है उसकी समर कैपिटल है, ठीक है। बुगई फिलीपींस की सिटी है जो उसकी समर कैपिटल भी है। तो बता नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर जैसे कि इसमें पता होना चाहिए, तो इसका जो है पेट्रोकेमिकल्स जो है वो वडोदरा में, है ना, सिचुएटेड है। उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बेसिकली, एल्यूमिनियम वाले जो चीजें हैं ये हमारे बेसिकली उड़ीसा झारखंड वाले रीजन में है। तो इसका आंसर तुम्हें वैसे ही पता होना, कोरापुट जगह पे लाई करता है, उड़ीसा, तो इसका ये हो गया, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारा हैदराबाद फेमस है ना। हैदराबाद में वो कुछ वो भी है ना, जो काफी ज्यादा वो फ्री में देते हैं आईफोन वगैरह, काफी वो शॉप्स है वैसी। तो बेसिकली वो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स का। फिर हैवी इंजीनियरिंग, उसके लिए फेमस है हमारा रांची, है ना। हैवी इंजीनियरिंग में मतलब यहाँ पे काफी भारी मात्रा में मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं ना। उसके बाद आता है, बताओ कि जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड को सेपरेट कौन सा करता है, साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, है ना, साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो बेसिकली न्यूजीलैंड का एक साउथ आइलैंड है ना, उसका कौन क्या करता है, इस नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को कौन कॉन्सेंट्रेट अलग करती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज उस टाइम पे ये न्यूज में होगा। तो ये न्यूज से करंट अफेयर से रिलेट होकर आते हैं ना। अगर तुम देख रहे हो कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 11-12, पर एक्चुअल में उस क्वेश्चनों की संख्या 20-25 होती है। क्योंकि अगर तुमसे पूछा, सपोज तुमसे पूछ लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य की बताओ कि कौन किसके अंडर में इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने साउथ में गए थे वो, है ना। सो बेसिकली ये अगर वो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्यों आएगा कि उससे रिलेटेड कुछ न्यूज में आया था,
ठीक है। तो उसी टाइप से न्यूज में जो चीजें आएंगी उसी टाइप से वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली न्यूज में था इसलिए पूछा गया, तो इसलिए पूरे पूरे चांस इस बार हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में, हमारे नेवी के बारे में क्वेश्चन आने के, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो ये है हमारी कुक स्ट्रेट, ठीक है। और अगर हम इसके अलावा कुछ स्टेट की बात करें, जैसे कि आती है हमारी बात करें फ्यूक्स स्ट्रेट। फ्यूक्स स्ट्रेट होती है हमारी साउथ, हमारा जो साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड है, न्यू न्यूजीलैंड है, उसके और एक और कंट्री स्टेटरियन करके कुछ है आइलैंड है, उसके बीच में आता है। उसके बाद आता है हमारा बेस स्ट्रेट, ठीक है। हमारा बेस स्ट्रेट है, वैसे ही ये है ये पपुआ न्यू गिनी, टोरेस स्ट्रेट है शायद तक। टोरेस स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में आता है, ठीक है। और बेस स्ट्रेट है वो किसके बीच में आता है, ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया के बीच में आता है। इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, आई एम कंफ्यूज थोड़ा सा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द अर्थ रोटेशन एक्सिस इज नॉट 90 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अगर हम बात करें जैसे कि क्या है ऑर्बिटल प्लेन, ये है हमारा, जैसे कि ये हमारा सन है, ये हमारी क्या है अर्थ है। अर्थ जो है ये बोल रहा है कि हमारा अर्थ के साथ हमारा जो ऑर्बिटल के साथ जो हमारा एक्सिस जो है वो 90 डिग्री नहीं है। तो बात सही है। अर्थ कितने डिग्री पे, अर्थ हमारा 23 डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री, बट 23 डिग्री टिल्टेड है ना, ऐसे इस साइड में टिल्टेड है, पहले वाले में गलत बनाया। तो बेसिकली वो अगर हम बात करें ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना है, तो वो 66.5 बने बचेगा ना, इसको 90 माइनस 23.5 कर लो, तो वो हमारा ऑर्बिटल प्लेन के साथ हमारा टिल्टेशन इतना है, ठीक है। और फिर द अर्थ रोटेशन इज इट एक्सिस इज इंक्लाइनेड 23.5 डिग्री। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये बोथ इज राइट है ना। उसके बाद आता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर इंडिया बीइंग अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये था कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अब बोला इट्स लार्ज पॉपुलेशन साइज। लार्ज पॉपुलेशन से क्या मतलब है, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलेशन है, इसका क्या मतलब है, वो भी भूखा ही मर रहा है ना, डजंट मैटर है ना। तो बेसिकली ये भी इस बात गलत बोल रहा है। इट्स लार्ज लैंड एरिया। अब सेकंड बोला लार्ज लैंड एरिया। अब मुझे बताओ जो चाइना को है ना, चाइना में क्या है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम एरिया में लाई करती है। बाकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या है, गोबी डिजर्ट आ गया, तो यहाँ पे ये एरिया से मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि अगर सारा डिजर्ट आ गया, अटाकामा डिजर्ट आ गया, यहाँ पे तुम क्या ही कर लोगे। तो एरिया और लार्ज लैंड एरिया से कुछ नहीं होगा। द वेरिएशन इन द एग्रो क्लाइमेट एंड कंडीशन, ये बात सही है कि हाँ, अगर अगर हमारी एग्रीकल्चर क्लाइमेट अलग अलग कंडीशन होगी। बिकॉज अगर तुम इंडिया का देखोगे, इंडिया में तुम देखोगे सारे लगभग कॉपिन क्लाइमेट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है ना, सॉरी वेट एंड ड्राई क्या, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं ना, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं है ना। यहाँ पे अगर तुम देखो डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट से लेकर है ना वार्म डेजर्ट तक है ना। सो बेसिकली इंडिया के पास वेराइटी है, वेरिएशन है हमारे क्लाइमेट में ना। बेसिकली हमारे इंडिया में हर एक टाइप का वेरिएशन है क्लाइमेट का। तो बेसिकली यहाँ पे इसी वजह से हमारे पास हर एक वेराइटीज के, क्योंकि तुम देखो सिट्रिक फ्रूट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कोल्ड जगह पे मिलते हैं। तो बेसिकली हमारी कोल्ड कंडीशन भी हमारे पास। उसके बाद और फ्रूट्स देखोगे, जैसे कि अगर कोई और फ्रूट जैसे बेर है, बेर जो डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर तुम उसी जगह फाउंड होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है। तो बेसिकली यही इसका राइट आंसर है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द, ये मैं बताने इसमें से करेक्ट कौन सी, द डिफरेंस बिटवीन द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर एंड इट्स एक्चुअल ह्यूमिडिटी कॉल्ड सैचुरेशन डिफरेंस। बेसिकली अभी सैचुरेशन क्या होता है, इसने जो बोला द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला, द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम जो हमारा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी था वो क्या होता है, सैचुरेशन होता है, वो कितना होता है 4% है ना। और अगर इसकी एक्चुअल ह्यूमिडिटी के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, सैचुरल डेफिसिट तो होगा ना। तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ विच एयर हैज टू बी कूल्ड इन ऑर्डर टू रीच सैचुरेशन इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। तो ये भी बात हमारी सही है कि टेम्परेचर जो होगा विच एयर हैज टू बी कूल डाउन, वो टेम्परेचर जहाँ पे सैचुरेशन के लिए पहुंचने में जो हमारा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कूल होना पड़ेगा, वो जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है हमारा ड्यू पॉइंट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि which one of the following is the gas correct order in which the gases from atmosphere disappear one moves from the surface of earth। तो बेसिकली बोल रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ है ना, अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, गायब हो रही है। हाँ, वैसे वैसे हम जो कौन सी गैसेस गायब हो रही है, सबसे पहले कौन सी होगी, सबसे लास्ट में कौन सी होगी। तो बेसिकली पूछा है कि सबसे भारी गैस कौन सी है ना, कि सबसे भारी गैस होगी वो सबसे नीचे आएगी, सबसे भारी गैस है ना, फिर सबसे हल्की और फिर सबसे हल्की। तो अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन है तो तुम्हें मैं ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि
बताओ, हाइड्रोजन जो होती है सबसे लाइटेस्ट गैस होती है ना, क्योंकि सबसे ऊपर ज्यादा होती है ना, वो सबसे ऊपर जाती है। जैसे कि अगर तुम बात करो एक्सोस्फीयर में, सो एक्सोस्फीयर इज प्रोमिनेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उसमें क्या है, उसका जो मास बहुत कम है। मास अगर तुम देखो पीरियोडिक टेबल देखो, सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, तो सबसे लाइटेस्ट, तो बेसिकली हाइड्रोजन पे आता है 1 पे, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बेसिकली नाइट्रोजन पहले आता है, तो बेसिकली क्या होगा, नाइट्रोजन जो होगी वो हल्की होगी, और ऑक्सीजन 8 पे आता है तो ऑक्सीजन और भारी होगी, तो बेसिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बेसिकली भारी होती है ना। तो सबसे नीचे आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आती है ऑक्सीजन, फिर आती है नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल, यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑल स्टॉर्म्स एंड क्लाउडीनेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रेटोस्फीयर, तो बात सही है। मतलब बेसिकली जो बेसिकली ट्रोपोस्फीयर तक होते हैं, बट लगभग 15% हवाएं जो होती है थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है। कई बार जो बादल भी थोड़े से जो स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं। साइरस क्लाउड आर फॉर्म्ड ऑन द टॉप लेयर्स ऑफ ट्रोपोस्फीयर, तो ये भी बात है, सही है। स्ट्रेटोस्फीयर इज आल्सो एन आइसोक्लिनल लेयर, तो ये भी बात इसकी सही है। 1 2 3 से राइट आंसर। बेसिकली आइसोक्लिनल लेयर होता क्या है, आइसोक्लिनल लेयर जो होती है वो होती है जिसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम हो जाती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाती है, इसको हम बोलते, इसलिए हम वो बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं हम आइसोक्लिनल लेयर। तो ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हम थोड़ी सी लेयर्स के बारे में अगर थोड़ी सी बातें जाने, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और फिर एक्सोस्फेयर। बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारा, टेम्परेचर ना, टेम्परेचर प्लस माइनस। बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में कम टेम्परेचर कम होता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे माउंटेन्स के ऊपर तुमने देखा बर्फ जमती है। बेसिकली अरे और क्या होता है, उसके बाद हमारा ये पहला आ गया हमारा ट्रोपोस्फेयर, फिर हमारा आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद हमारा आ गया मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसी में आइनोस्फेयर आ जाता है बेसिकली, और इसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फेयर। बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, फिर मेसोस्फेयर में और कम होता है, यहाँ पे 0 डिग्री में भी आ जाता है, और फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये ग्राफ हमेशा याद रखना। अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं। ठीक है, सो ये आ गया हमारा डेंसिटी का ग्राफ। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, इसमें लगभग हर टाइप के जो होते हैं क्लाउडनेस जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बेसिकली थोड़ी बहुत 10% समथिंग स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर की अगर अलग अलग की बात करें, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर पाई जाती है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी कमर्शियल एरोप्लेन उड़ते हैं। मेसोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी जो मिट्योर आते हैं वो हमारे बर्न होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे आइनोस्फेयर की वजह से हमारी रेडियो कम्युनिकेशन हो पाती है ना। उसके बाद एक्सोस्फीयर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम प्रीडोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गैसेस यही पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस दैट टेंड्स टू द बिल्ड अप द लैंड सरफेस बाय डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल इन इट्स लोअर एरियाज नोन एज। तो बेसिकली बोल रहा है कि जैसे कि द, जहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सपोज ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ठीक है, तो बेसिकली अच्छी पहाड़ी है ये, सपोज ऐसी पहाड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली जब यहाँ पे कुछ, जैसे कि यहाँ से एक टुकड़ा गिरा, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे अपने साथ और अपनी क्या करेगा, घर्षण करेगा ना, फ्रिक्शन करेगा, और अपने साथ और तोड़ता तोड़ता लाएगा, और वो नीचे लाके इस मटेरियल को डिपॉजिट कर देगा। अभी ये हो सकता है पानी की वजह से, हो सकता है ग्लेशियर की वजह से, हो सकता है कोई 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 पत्थर टूटा है, बड़ी चट्टान टूटी है, तो वो भी अपने साथ लाएगी। और इसी जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, और इस जो इकट्ठा होता है, जो नीचे आके इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं एग्रीडेशन, है ना, जो कि इसका राइट आंसर है। और उसके बाद अगर हम बात करें एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन होता है जहाँ पे बेसिकली एक ह्यूमन आके रहना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि विलेज सिटी, है ना, तो इसको एग्लोमेरेशन बोलते हैं। एट्रीशन, एट्रीशन क्या होता है, जहाँ पे जैसे कि सपोज ये हमारा लैंड है, ये हमारा सी है यहाँ तक, है ना, तो फिर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वेव्स आती है, वेव्स आती है, टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ से हमारा टूट के नीचे आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेशन, है ना। कोलाइड से जो होता है, कोलाइड से जो हमारा टूट के अलग होता है, उसको बोलते हैं हमारा एग्लोमेरेशन। एब्रेशन होता है जिसमें घर्षण हो, है ना, हमारा फ्रिक्शन हो। बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि एक बंदा जो है वो असम वैली में था, ठीक है, कोई आर्मी का बंदा था, वो असम वैली में पहले क्या था, पोस्टर था, फिर वो राजस्थान में आ रहा है, तो इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट इसके बीच में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली असम क्या है, असम में सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, उसके आसपास में मेघालय के पास में लाई करता है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत बारिश होती है। बेसिकली यहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। अगर तुम राजस्थान में देखोगे, राजस्थान में कौन से हैं, थ्रोन फॉरेस्ट होते हैं, है ना, सूखे। बेसिकली सबसे पहले तो हमारा वेट आएगा सबसे ऊपर, और सबसे नीचे क्या आएगा हमारा
थ्रोन, इसमें थ्रोन आ रहा है, ये काट दो, इसमें मोइस्ट डेसिडीज आ रहा है, ये काट दो, ये भी काट दो, आंसर इज द राइट आंसर, सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो अगर ये हमारी क्या है, ये मशरूम रॉक है बेसिकली। अगर हमारी मशरूम रॉक है वो बनती कैसे है मशरूम रॉक, जैसे कि सपोज ये हमारी क्या है एक चट्टान थी ऐसे, अब जैसे हवाएं चलती है ये बेसिकली ये जो बनता है ये बनता है विंड इरोजन से, विंड इरोजन जब, और बेसिकली हमारे जो हमारे डिजर्ट्स वगैरह में काफी कॉमन होता है, जब डिजर्ट्स में हवाएं चलती है तेज तेज, तेज क्यों चलेगी वहां पे कोई ज्यादा, क्योंकि वहां पे पेड़ वगैरह नहीं होते, पेड़ होते तो क्या करते हैं हवाओं को रोकते, फ्रिक्शन मिलती, बेसिकली हवाएं चलती है, और जब ये रोक से टकराती है तो इसमें ना क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट आ गया हमारा सॉफ्ट सेडिमेंट आ गए, यहाँ पे हार्ड सेडिमेंट्स आ गए, तो इस टाइप से क्या हो गया यहाँ पे जब हवाएं गुजरती है तो ये वाला तो इरोड नहीं होता, पर नीचे वाला यहाँ से इरोड होता 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 वो ऐसे पतला हो जाता है, तो वो बन जाती है हमारी मशरूम रॉक। ठीक है, अब बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ विंड स्ट्रॉन्गेस्ट एट, अगर हम देखो सपोज यहाँ से, सपोज ऐसे सामने से हवाएं जा रही है, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी विंड की, तो सबसे पहले नीचे तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन ही बहुत ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो ए तुम्हारा पॉइंट वैसे ही काट दो। डी का तुम देखोगे तो डी पे क्या होगा, जैसे कि तुम जब हमारा जा रहा है ना, हवाएं जा रही है तो यहाँ पे बहुत बड़ा, पहली बात तो ये हार्ड सेडिमेंट है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगी, इसलिए हमारा सी भी कट जाएगा, और यहाँ पे डोम काफी विड्थ में है, तो अगर सपोज हवाएं ऐसे जा रही है उसको ऐसे पूरा क्रॉस करके ऐसे आना है, यहाँ पे इसलिए स्लो होगी, तो अगर बी और डी में तो देखो, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा इरोजन कहाँ रखी है, बी में हो रखी है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा जो विंड का जो क्या होता है जो इंटेंसिटी होता है वो सबसे ज्यादा बी पे होती है। इसमें अगर एनसीईआरटी की कुछ वर्ड्स की हम बात करें तो क्या लिखा है कि जस्ट फ्यू मीटर्स अबव जो होता है हमारा जो मशरूम रॉक में इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी हमारे बड़े जो डिजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न पार्ट्स में क्यों मिलते हैं ट्रॉपिकल लेटीट्यूड पे, जैसे कि हमारे सहारा डिजर्ट हो गया है ना, और ये जो है हमारे अगर हम बात करें हमारे अटाकामा डिजर्ट की बात करें जो पेरू में आता है ना, जो पेरुवियन करंट की वजह से है, हम्बोल्ट करंट की वजह से है, तो बेसिकली ये वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, बेसिकली इसका एक रीजन तो होता है हमारा करंट्स होते हैं। सपोज ये आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, या फिर तुम बात करो हमारा पेरू, पेरू ले लेते हैं सपोज हम, है ना, साउथ अमेरिका लेते हैं, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे हमारा सर्कल चलता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कोल्ड करंट आता है वो ऐसे चलता है, यहाँ से वार्म करंट जो होता है ऐसे आके वो ऐसे पोल से चलता है, और जहाँ पे कोल्ड करंट पोल्स पे था वो कहाँ पे आता है, वो आता है हमारा इक्वेटर पे। तो बेसिकली यहाँ पे एक जो करंट आता है वो आता है हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट जिसको पेरू करंट भी बोलते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पेरू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब कोल्ड करंट आएगा तो क्या होगा, बेसिकली कोल्ड करंट आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड करंट ना, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हाई, प्रेशर हाई, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मानसून हवाएं आएंगी तो भी वो क्या होगी, वो बारिश नहीं होगी वहां पे ना, तो वहाँ पे ड्राई विंड्स आती रहते हैं बेसिकली, और वहाँ पे क्या रहता है, हाई हाई प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो क्या रहता है हमारे यहाँ पे डेजर्ट्स बनता है। बट तुम इसकी लेफ्ट साइड देखोगे, हमारा ईस्टर्न पार्ट देखोगे, तो यहाँ पे ऐसे आता है ना, इस ये हमारा हर बार क्या है, सर्कल यही है, सर्कल ऐसे जम जाएगा, तो यहाँ पे वार्म करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर इस साइड पे वार्म करंट आएगा, इस साइड वार्म करंट आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, तो यहाँ पे बारिश होगी, है ना। तो बेसिकली इसी जैसे ईस्टर्न साइड जो होती है वहां पे क्या होता है, हमारे यहाँ वो मिलते हैं हमें बड़े घने जंगल मिलते हैं, है ना, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट आ गया, और इस साइड वेस्टर्न साइड में क्या होते हैं, बहुत सी सूखी जगह होती है। ठीक है, दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, रेन शेडो, यहाँ पे रेन शेडो तो माउंटेन्स ही नहीं होते, बेसिकली बिना माउंटेन्स के भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स का भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, विंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्राई विंड्स, इसका आंसर है। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास कोल्ड हमारे आ जाए, कोल्ड करंट आ गए तो इसलिए और ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉन जिगजैग टू अवॉइड लैंड मास। बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पे होती है, पहले से देखो, हमारी जो प्राइम मेरिडियन है ना, बेसिकली जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन की जस्ट पीछे हमारी होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे कि सपोज ये हमारी अर्थ है, अगर हमारी इसके ये साइड पे क्या है हमारी, अगर प्राइम मेरिडियन है तो इसके जस्ट पीछे कौन सी होगी, इसके जस्ट पीछे होगी हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री वेस्ट एंड एज वेल 180 डिग्री ईस्ट। तो हाँ बात सही है, क्योंकि अगर तुम अर्थ पे कितनी डिग्री है, 360 डिग्रीज है, अगर तुम एक पॉइंट इस साइड से ऐसे करके जा रहे हो, 180 इधर से आ गए तो भी इसके जस्ट बैक में आ गया, अगर तुम वेस्ट से जाओगे ईस्ट से जाओगे तो भी तुम बीच में आ रहे हो, तो हाँ इसकी बात, ये बात सही है। और बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्या होता है कि अगर तुम इसके वेस्टवर्ड जाओगे तो हमारा एक दिन लूज हो जाएगा, अगर ईस्टवर्ड जाओगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, है ना, एक दिन हम क्या हो जाएंगे, एक दिन पीछे चले जाएंगे। अगर हम
वेस्टवर्ड जाएंगे, अगर हम एक दिन आगे चले जाएंगे, अगर हम ईस्टवर्ड जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर ये लैंड मास पे आ गए तो हमारे बंदे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इस लाइन को जिगजैग बनाया गया था, ठीक है, जिगजैग बनाया गया था। तो ठीक है, ये जिगजैग बनाया गया था, तो इसलिए अवॉइड किसको, अवॉइड करने के लिए, लैंड मासेस को अवॉइड करने के। यहाँ पे एक और चीज आती है, जो हमारी लाइन है ये अलास्का से होकर जाती है। बेसिकली यहाँ पे जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह थे, इंडिपेंडेंट आइलैंड्स थे, उन्होंने बोला था कि हम वी वांट टू ना, हम किसकी साइड होना चाहते हैं, जैसे कि जो आइलैंड, जैसे कि छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ से आ रही है हमारी, क्या आ रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है। अब उसको या तो ऐसे टपाया जा सकता है या फिर उसको इस साइड से चलाया जा सकता है। बेसिकली जो यहाँ पे जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड थे, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम रशिया के साथ जाएंगे, तो हमें क्या कर दो, रशियन जो हमारे जिस साइड रशिया है उस साइड रहने दो, और तुम अपनी लाइन उस साइड से निकाल लो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है, शिप इज सेलिंग वेस्टवर्ड टुवर्ड्स द ग्रीनविच। बेसिकली मैंने अभी बताया कि वेस्टवर्ड जाते हैं तो क्या होता है हमारा, एक दिन क्या हो जाता है, हम पीछे चले जाते हैं। बेसिकली इसका ऐसा होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर हम अगर हम इक्वेटर से वेस्ट साइड जाते हैं तो हमारा टाइम बढ़ता है, हम आगे जाते हैं टाइम में। तो बेसिकली अगर हम जैसे कि 0 डिग्री से ना, सपोज सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या आ गया, इसका ये साइड जो हमारी प्राइम मेरिडियन आ गई। इससे अगर मैं वेस्ट साइड, अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ तो हमारा टाइम क्या आ रहा है, आगे जा रहा है, टाइम आगे जा रहा है, 180 डिग्री इधर है, टाइम आगे जा रहा था। पर जैसे ही हमने इस साइड आ गए तो हम क्या आ गए, वेस्टवर्ड आ रहे थे, पर वो हम ईस्टवर्ड हो गए। इस साइड के वेस्टवर्ड जाने पर हम इसके ईस्टवर्ड हो गए, तो हमारे बेसिकली हम एक दिन पीछे आ जाएंगे ना। तो बेसिकली ये भी इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो इसका 1 2 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है द अर्थ क्रस्ट इज थिनेस्ट। तो अर्थ की जैसे तीन होती है ना, जैसे कि अगर हम अर्थ की बात करें, है ना, हम अर्थ की बात करें, ये हमारे अर्थ का सेंटर आ गया, सॉरी इसको गोल नहीं बना पाया मैं, जो भी था। बेसिकली हम अर्थ की बात करें, अर्थ को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट जो होगी वो थिनेस्ट कहाँ पे होगी, तो बेसिकली अगर जहाँ पे माउंटेन रेंजेस आ जाएगी तो वहाँ पे तो और चौड़ी हो जाएंगी, तो यहाँ पे थिकेस्ट होगी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मासेस पे भी नहीं, ओशन बॉटम्स में होगी, क्योंकि ओशन बॉटम में क्या होगा, बेसिकली डेप्थ जो होगी वो और कम हो गई है ना, जो हमारी चौड़ाई होगी वो और कम हो जाएगी। तो इसका आंसर ओशन बॉटम। उसके बाद बोला है कि हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। अब तुम देखो, बेसिकली दुनिया में 44 लैंडलॉक कंट्रीज है, उसमें से 2 है डबल लैंडलॉक। कौन सी, उज्बेकिस्तान ना, उज्बेकिस्तान, आगे तुम नाम लिख लेना। एक है, इसका नाम नहीं आता मेरे को, कि टेंशन जैसे करके नाम है यार, मैं सॉरी इसका नाम नहीं ले पाता, हर बार भूल जाता हूँ। तो ये 2 कंट्रीज है, ये है डबल लैंडलॉक्ड। और इसमें बोला है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्री जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो बेसिकली तीनों ही कंट्रीज किसमें आती है, ये जो आती है हमारी तीनों ही कंट्री अफ्रीका में आती है, ठीक है। और इसमें से बेनिन है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और बेसिकली अफ्रीका में 16 कंट्री ऐसी है जो लैंडलॉक कंट्रीज है, ठीक है। और इसमें से जो लेस्थो जो है, हमारा जो लेस्थो जो लैंडलॉक कंट्री, ये सबसे साउथ ईस्ट लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद आता है द मेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मेजर कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ गोबर, ठीक है, काउ डंग गैस इज। बेसिकली गाय के जो गोबर में कौन सी गैस निकलती है, तो वो मीथेन है। बेसिकली बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा फैक्ट था, तो आई एडेड इट। इसको बताया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। बेसिकली जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले था गुजरात, है ना, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, है ना, फिर कहां से जाती है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, है ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो इस तरह से जाती है, और आगे त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो और हमारी जो उड़ीसा, यहाँ पे क्या आता है, उड़ीसा से पास नहीं करती। उड़ीसा से क्या पास करता है, उड़ीसा से पास करता है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, प्राइम जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो बेसिकली मिर्जापुर से क्रॉस करता है यूपी के। तो बेसिकली यूपी, फिर मध्य प्रदेश, है ना, और फिर हमारा आता है इसे छत्तीसगढ़ से क्रॉस करती है, फिर हमारा उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये बेसिकली जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन कट करती है छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोला जाता है कि which one of the following crop would be preferred for sowing in order to enrich the soil with nitrogen। बोला कि इसमें से कौन सी कौन सी फसल को बोएंगे जिससे एक फसल में क्या होगा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए। तो अगर तुम पंजाब रीजन में जाते हो, तुम्हें देखा होगा कि जस्ट, है ना, हमारे चावल बीजने से पहले हम एक अलग कुछ जैसे कि चीजें बीजते हैं, है ना,
जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए। तो बेसिकली इसमें से कौन सी फसल है जिससे नाइट्रोजन बढ़ती है? तो बेसिकली हम अगर नाइट्रोजन के बारे में बोलूँ तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है एक क्रॉप के लिए या फिर एक प्लांट के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है ना, क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और क्लोरोफिल में सबसे मेन गैस होती है वो नाइट्रोजन। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ज्यादा प्लांट जो होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा। अगर तुम बात करो एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है बेसिकली, है ना। बेसिकली ज्यादा होता है तो वहां पे अगर मैं जो हमारा ट्री है वो काफी लेंथ बढ़ेगी। अब इसमें से देखो ग्राम जो होगा, ग्राम अगर हम एक ग्राम है ना, ग्राम के अंदर छोले होते हैं, छोले के पौधे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो बेसिकली इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही, इसकी पत्तियां भी छोटी है, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कम कर रहा है। कम कर रहा है तो मतलब इसी नाइट्रोजन इसमें है नहीं बेसिकली, पर इनरिच कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है ग्राम्स। ठीक है, बेसिकली इसमें कोई भी अगर और ऑप्शन आएगा तो हम देखना इसकी लेंथ कितनी है, छोटी बड़ी, उससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ, है ना, 2009। सो कमेंट करना कैसी है वीडियोस, है ना, कैसे क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने गलत बताया, कोई भी फैक्ट गलत बताया हो, तो प्लीज कमेंट, है ना, लेट मी नो मैंने कौन सा क्वेश्चन या फिर कोई गलत करा दिया हो तो। एंड इसके अलावा ये सीरीज है, इससे लेकर 2023 तक सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। एंड आई एम ट्राइंग कि इंग्लिश के जो वोकैब है उसके भी क्वेश्चंस को हम एक सीरीज स्टार्ट करें। सो इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और मटेरियल चाहते हो ना रिगार्डिंग योर एनडीए एग्जाम 2024 21 अप्रैल के लिए, सो कमेंट करो एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट, है ना, प्रोवाइड दैट। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू, जय हिंद, है ना, प्रिपेयर हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, है ना।